चलें आज कदीम एथेंस के थिएटर की दुनिया में चलते हैं। देखें, ये सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं था, नहीं, ये इससे कहीं बढ़कर था। ये एक बहुत बड़ा, एक ताकतवर जरिया था शहरी तालीम का। यूं समझें कि ये एक ऐसा स्कूल था जहां पूरे शहर को जमहूरियत का असल मतलब सिखाया जाता था। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो यही है ना, कि कोई भी मुआशरा अपने शहरियों में एक जैसी सोच, एक मुश्तरका शनाख्त कैसे पैदा करता है। इस मसले का हल कदीम एथेंस ने बड़े ही अनोखे अंदाज में निकाला था। आजकल हमारे पास क्या है? स्कूल हैं, मीडिया है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। ये सारे इदारे मिलकर हमारी इज्तिमाई सोच बनाते हैं। लेकिन कदीम एथेंस में ये सारे काम सिर्फ एक इदारा करता था, थिएटर। जी हाँ, थिएटर ही उनका स्कूल था, वही उनका मीडिया था और वही उनकी तफरीह, सब कुछ एक ही जगह पर। तो इस तज्जिए में हम यही देखेंगे कि ये सब कैसे होता था। सबसे पहले हम एथेंस के थिएटर को एक जमहूरी स्कूल के तौर पर जानेंगे और फिर हम मिलेंगे 3 अजीम ड्रामा निगारों से, एस्किलस, सोफोक्लीज और यूरिपाइडीज, जो इस स्कूल के असल असातिज़ा थे। तो ठीक है, आइए इसमें गहराई में उतरते हैं। जरा तसव्वुर करें, हम कदीम एथेंस में हैं और शहर का सबसे बड़ा त्यौहार शुरू होने ही वाला है। ये था डायोनिसिस का त्योहार, और ये कोई मामूली पार्टी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरा मजहबी और शहरी त्योहार था। एथेंस के शहरियों के लिए थिएटर में शिरकत करना उनका सबसे बड़ा एजाज और हक समझा जाता था। और इसका पैमाना बहुत बड़ा। थिएटर में एक वक्त में 15,000 लोग बैठ सकते थे। अब जरा सोचिए, उस वक्त एथेंस की कुल आबादी ही तकरीबन 50,000 थी। तो ये एक हकीकी मास मीडिया इवेंट था जिसमें शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक साथ शरीक होता था। और कमाल की बात तो ये है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जमहूरी उसूलों को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। तमाम शहरियों के लिए दाखिला बिल्कुल मुफ्त, और इसका खर्चा कौन उठाता था? शहर के अमीर लोग। अदाकार भी कोई प्रोफेशनल नहीं होते थे, बल्कि आम लोग कम्युनिटी से ही चुने जाते। और सबसे बड़ी बात, कौन सा ड्रामा जीतेगा उसका फैसला भी अवामी वोट से होता था। है ना ज़बरदस्त बात? अच्छा, अब मिलते हैं हमारे पहले उस्ताद से, जिनका नाम है एस्किलस। उन्होंने एथेंस की जमहूरियत के लिए एक बुनियादी कहानी फराहम की। ये बताया कि इंसाफ आखिर आया कहाँ से है। एस्किलस का एक बहुत मशहूर ड्रामा है ओरेस्टिया। ये कहानी है इंतकाम के एक ऐसे चक्कर की जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। जब ओरेस्टिस अपनी माँ को कत्ल करता है तो इंतकाम की कदीम रूहें उसके पीछे पड़ जाती हैं। लेकिन जब वो एथेंस पहुंचता है तो देवी एथेना इंसाफ का एक बिल्कुल नया तरीका मुतारिफ करवाती हैं, शहरियों की जूरी के जरिए मुकदमा। और इसी मुकदमे के नतीजे में इंतकाम का पुराना दौर ख़त्म होता है और कानून की हुक्मरानी का नया दौर शुरू होता है। तो ये ड्रामा असल में 2 दुनियाओं के टकराव को बड़ी खूबसूरती से दिखाता है। एक तरफ इंतकाम की पुरानी अफरा तफरी से भरी दुनिया, और दूसरी तरफ एथेंस की नई मुनज़्ज़म दुनिया जो कानून और इंसाफ पर मबनी है। तो सबक क्या था? पैगाम बिल्कुल साफ था। जमहूरियत देवताओं का दिया हुआ एक तोहफा है। ये ज़ाती बदले और इंतकाम को ख़त्म करके इसकी जगह दलील और शहरी इंसाफ कायम करती है। ये एक ऐसा पैगाम था जिसे एथेंस का हर शहरी अपने दिल में उतार लेता था। चलें, अब आगे बढ़ते हैं सोफोक्लीज की तरफ। सोफोक्लीज हमारे दूसरे उस्ताद थे और उन्होंने ड्रामे को एक अहम वार्निंग देने के लिए इस्तेमाल किया, लामहदूद ताकत के खतरात के बारे में। सोफोक्लीज के कामों का जो मरकजी ख्याल है वो है ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस यानी शदीद तकब्बुर। ये वो गुरूर है जो हुक्मरानों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो कानून से भी बालातर हैं और किसी को जवाबदा नहीं है। उनका मशहूर ड्रामा है एंटीगोनी। इसमें बादशाह क्रेओन एक गद्दार को दफनाने से मना करता है, जो मजहबी तौर पर एक बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन गद्दार की बहन एंटीगोनी बादशाह के हुक्म के बजाय देवताओं के कानून पर अमल करने का फैसला करती है। क्रेओन अपने तकब्बुर में अंधा होकर उसे मौत की सज़ा दे देता है, जो आखिरकार खुद उसके अपने ख़ानदान की तबाही का सबब बनती है। ये ड्रामा असल में एक मरकजी बहस को तेज करता है। एक तरफ क्रेओन का बनाया हुआ सख्त इंसानी कानून है, तो दूसरी तरफ एंटिगनी का आफाकी इलाही इंसाफ का असूल। ये रियासत की ताकत और फर्द के ज़मीर के दरमियान एक ऐसी कशमकश है जो आज भी जिंदा है। एथेंस के जमहूरी अवाम के लिए यह पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था, बादशाहों और आमरों से होशियार रहो। जब हुक्मरान ये मानने से इनकार कर देते हैं कि वो भी गलत हो सकते हैं, तो वो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरे शहर को तबाही की तरफ धकेल देते हैं। और आखिर में आते हैं यूरिपाइडिस की तरफ। ये सबसे ज्यादा मुतनाज़ा उस्ताद थे।
انہوں نے ایتھینز کو اس وقت آئینہ دکھایا جب وہ اپنی سامراجی طاقت کے عروج پر تھا، اور وہ بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالتے ہیں۔ 416 قبل مسیح میں ایتھنز نے ایک غیر جانبدار جزیرے میلوس پر حملہ کیا، وہاں کے تمام مردوں کو مار ڈالا اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا۔ اور ٹھیک 1 سال بعد یوریپیڈس نے دی ٹروجن ویمن کے نام سے ایک ڈرامہ سٹیج پر پیش کیا۔ یہ ڈرامہ ٹروجن جنگ کے بعد کا منظر دکھاتا ہے، لیکن اس میں کوئی بہادر ہیروز نہیں ہیں۔ اس میں صرف اور صرف جنگ سے ہونے والی شدید انسانی تکلیف ہے، خاص طور پر ٹروائے کی عورتوں کی، جن کے شوہر مارے جا چکے ہیں اور جنہیں اب غلام بنا کر لے جایا جا رہا ہے۔ یوریپیڈس اصل میں ایتھنز کے لوگوں کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ اپنے کیے ہوئے ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یوریپائڈس کا سبق شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ ایتھنز کے لوگوں سے یہ سوال کر رہا تھا کہ کیا وہ اپنی سامراجی طاقت کی اخلاقی قیمت کو سمجھتے ہیں، کہ جمہوریت کا مطلب صرف آزادی کا جشن منانا نہیں بلکہ اپنے اعمال کی ذمہ داری قبول کرنا بھی ہے۔ تو جب ہم ان تینوں ڈرامہ نگاروں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو ہمیں ایتھنز کی جمہوریت کی ایک مکمل تصویر نظر آتی ہے۔ اس کی طاقتیں کیا تھیں، اس کے خطرات کیا تھے، اور اس کی ذمہ داریاں کیا تھیں۔ خلاصہ یہ کہ ہر ایک کا ایک الگ کردار تھا۔ ایسکیلس نے بنیاد رکھی، یہ دکھایا کہ کیسے انصاف نے انتقام کی جگہ لی۔ سوفوکلیز نے تکبر اور بے لگام طاقت کے خلاف خبردار کیا، اور یوریپائڈس نے سلطنت کی اخلاقی خامیوں پر تنقید کی۔ ایتھنز کے تھیٹر کی اصل ذہانت اس کی خود پر تنقید کرنے کی صلاحیت میں تھی۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں شہر اپنی سب سے بڑی کامیابیوں کا جشن بھی منا سکتا تھا، اپنے گہرے خوف کا سامنا بھی کر سکتا تھا، اور اپنی اخلاقی ناکامیوں پر بحث بھی کر سکتا تھا۔ یہی تو ایک صحت مند جمہوریت کی جان ہوتی ہے۔ اور یہ ہمیں آج کے لیے ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں وہ کون سا فن، کون سا میڈیا یا کون سا ادارہ ہے جو ہمیں اسی طرح چیلنج کرتا ہے؟ کون ہم سے مشکل سوالات پوچھتا ہے اور ہمیں ایک بہتر شہری بننے پر مجبور کرتا ہے؟ اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔